हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और अब बारी है यूनिट 6 के दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन चैप्टर की समरी पढ़ने की। उसकी रीडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी है उसकी समरी पढ़ने की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि एक वन शॉट रिविजन के हिसाब से आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ने की ज़रूरत है। This is Jodie's Fawn is an extract from a story written by Marjorie Kinnan Rawlings। हमने पहले भी देखा था, ये हमारी राइटर हैं मार्जोरी किनान राउलिंग्स और उनकी लिखी हुई एक बुक है द यर्निंग्स जिसका ये हिस्सा है। इट इज़ अ टचिंग स्टोरी अबाउट अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसका नाम जोडी है एंड हिज एम्पैथेटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स अ यंग फॉन लेफ्ट अबैंडन्ड इन द फॉरेस्ट। और उसकी जो दया की भावना है किसके लिए? एक यंग फॉन के लिए, एक युवा हिरण के बच्चे के लिए जो कि जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है। जोडी हैज़ अ सेंसिटिव माइंड विद अ प्योर हार्ट सो ही फील्स अदर्स पेन क्लियरली। जोडी का एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा कोमल मन है और उसके साथ साथ एक साफ दिल है जिसकी वजह से वो दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेता है। अब हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। वन फाइन डे अ रैटल स्नेक बाइट्स जोडीज फादर। एक रैटल स्नेक जो कि रैटलिंग नॉइज करता है, खटखट खट ऐसी आवाज़ आती है, वो जो सांप होता है उस प्रकार का एक सांप है जो कि जोडी के पापा को काट लेता है। सो इन ऑर्डर टू सेव हिज फादर जोडी सेट्स ऑफ टू द फॉरेस्ट। He kills a doe so that he can use its heart and liver to pull out the poison from his father's body। तो जब उनको सांप काट लेता है तो जोडी क्या करता है, फॉरेस्ट जाता है, वहाँ से एक मादा हिरण को पकड़ के लाता है और उसे मार कर उसके दिल और उसके लिवर का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने पिता के शरीर में से वो सारा जहर निकाल सके। Though he manages to save his father's life, unfortunately the doe dies and her fawn is left all alone in the dense forest। लेकिन वो कामयाब तो होता है अपने पिता को बचाने में, उनके पिता के शरीर में से सारा जहर जो है वो निकल जाता है, लेकिन क्योंकि उसका दिल और जो लिवर था वो इस्तेमाल कर लिया गया था तो वो जो हिरण रहती है, जो मादा हिरण रहती है, वो मर जाती है और उसका जो छोटा बच्चा रहता है, फॉन रहता है, वो जंगल में अकेला पड़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि जोडी जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। उसके पिता को एक रैटल स्नेक काट लेता है और उनको उसके जहर के फैलने से बचाने के लिए जोडी जो है भाग के जंगल जाता है और वहाँ से एक हिरण लेकर आता है जो कि एक मादा हिरण रहती है और उसके दिल को और उसके लिवर का इस्तेमाल करता है अपने पिता के शरीर में से सारा जहर निकालने के लिए, जिसमें वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो हिरण अब जीवित नहीं बचती है तो इसीलिए उसका जो बच्चा है, वो बेचारा छोटा सा फॉन, वो जंगल में अकेला पड़ जाता है, उस घने जंगल में वो अकेला रह जाता है। Whenever Jody thinks of the little fawn in the forest, he feels dejected for killing his मदर। वो जब भी उस बेचारे फॉन के बारे में सोचता है, उस छोटे बच्चे के बारे में सोचता है, तो उसका दिल दुखता है ये सोच के कि मैंने उसकी माँ को मारा है। He is so worried that he finally decides to bring the little animal to his home। वो इतना ज़्यादा चिंतित रहता है उस जानवर के बारे में सोचकर कि वो सोचता है कि मैं इसे घर लेकर ही आ जाता हूँ। He discusses with his father who is a little hesitant about it। ये बात वो अपने पिता से साझा करता है। उसके पापा पहले थोड़ा सा अनबन में रहते हैं कि मैं क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन however Jody tells his father that since they killed the doe, तो जोडी क्या कहता है, वो अपने पापा को समझाने के लिए या उनको ये चीज़ उनको मनाने के लिए ये बोलता है कि क्योंकि हमने उसकी माँ को मारा है तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फॉन। तो यहाँ क्या होता है कि जोडी उसके बारे में सोच सोच के इतना चिंतित हो जाता है उस बच्चे के बारे में कि वो सोचता है कि हमें उसको घर लेके आ जाना चाहिए, है ना, उसको अपना पालतू जानवर बना लेना चाहिए। क्योंकि वो अपने पापा को इस चीज़ के लिए मनाने की कोशिश करता है तो उसके पापा पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं कि एक हिरण को घर पे पालना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो बहुत ही समझदारी से अपनी बातें अपने पिता के सामने रखता है, उन्हें समझाता है और तो और ये कहता है कि क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत के लिए उसकी माँ को मारा है, उसका दिल और उसके लिवर का इस्तेमाल किया है, तो उस बच्चे की देखभाल भी अब हमारी जिम्मेदारी ही
होना चाहिए। Hearing this, Jodi's father agrees with him and allows him to bring the phone home. ये बात को सुनकर जोडी के जो पापा हैं वो जोडी से हामी भरते हैं, संतुष्ट होते हैं उसके जवाब से और कहते हैं कि हाँ तुम उसको घर लेके आ सकते हो। He asked Jodi to seek his mother's permission before bringing it home. और उसके बाद में उसके पापा कहते हैं कि जाके अपनी माँ से भी ये चीज़ पूछो और उनसे ये भी कहना कि मैंने हाँ बोल दी है, और इससे उनकी भी अनुमति लेना ज़रूरी है। जोडीज़ मदर इज़ इनिशियली सरप्राइज्ड। इनिशियली मतलब शुरुआत में, है ना, पहले पहले वो थोड़ी सी चौंक गई थी, सरप्राइज हो गई थी। However, Jodi tries to convince her, stating that it would not be wise to leave the fawn starving in the midst of the dense forest and it is their responsibility to take care of it. तो उसने क्या कहा, पहले उसकी मम्मी थोड़ी सी चौंक गई थी और लेकिन वो अपनी मम्मी को समझाने के लिए बोलता है कि पहली चीज़ तो उस बेचारे भूखे और डरे हुए फॉन को जंगल में छोड़ना एक अच्छी बात नहीं होती है, और दूसरी चीज़ वो जिम्मेदारी भी हमारी है क्योंकि उसकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। Dr. Wilson also supports his decision and persuades Jodi's mother, who finally permits him to bring the fawn होम। तो डॉक्टर विल्सन यहाँ पे क्या कहते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं जोडी को और उसके पिता के इस निर्णय को, और वो उसकी माँ को समझाते हैं कि आपको भी हामी भर देनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि आप उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहे हैं और उस हिरन के बच्चे को अपने घर ला रहे हैं। तो पहले उसके पापा ने उसे अनुमति दे दी, जोडी के पापा ने, और फिर वो उससे कहते हैं कि अपनी माँ से भी इस चीज़ की अनुमति ज़रूर लेना। जब वो अपनी माँ से ये चीज़ पूछते हैं तो माँ पहले चौंक जाती हैं, लेकिन फिर जोडी उन्हें मनाते हुए कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी नहीं भी होती तो अगर हमें पता होता कि कोई एक ऐसा फॉन है, कोई ऐसा हिरन का बच्चा है जो कि अकेला है, परेशान है और भूखा है, तो उसे उसकी मदद करना भी हमारी एक अच्छी आदत ही होनी चाहिए। जिस पर कि डॉक्टर विल्सन इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं और उसकी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें भी जोडी और उसके पिता के इस निर्णय का साथ देना चाहिए। Jodi promises to feed the fawn his portion of milk and take care of it. यहाँ पर जोडी वादा करता है कि जो मेरे हिस्से का दूध है वो मैं उससे शेयर करूँगा। Jodi's mother extracts a promise from Jodi that he would return home soon, and his father also advises him the spots in a fawn's body are different directions. वो अपने पिता से ये ज्ञान लेके जाता है कि किस प्रकार के निशान किसी मृग के या किसी हिरन के शरीर पर होते हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि वो एक मेल डियर है या फीमेल डियर है ना। उसके बाद में वो अपनी मम्मी से ये बोलता है कि मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। Soon Jodi sets off to the forest with Millville, who offers him a ride on his horse. घोड़े की सवारी करते हुए मिलवील और जोडी दोनों ही जंगल में जाते हैं उस हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए। तो जब सब कुछ सही हो जाता है, सबकी अनुमति मिल जाती है, तो जोडी आश्वासन देता है कि मैं अपने हिस्से का दूध जो है उसे पिलाऊंगा। उसके साथ साथ वो अपनी मम्मी को प्रॉमिस करता है कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, और अपने पिता से ज़रूरी ज्ञान प्राप्त करके वो जंगल की ओर निकल जाता है अपने दोस्त मिलवील के साथ, और वो दोनों एक घोड़े पर सवारी करते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। मिलवील ड्रॉप्स हिम इन द फॉरेस्ट एंड लीव्स। जैसे कि आप सबको पता है कि मिलवील तो उसके साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि उसका ही मन नहीं था, जोडी का ही मन नहीं था कि वो मिलवील को साथ में लेके जा सके, जिसके दो कारण उसने बताए थे कि अगर नहीं मिला वो फ़ोन तो मिलवील को बुरा लगेगा, और अगर मिला तो वो जो खुशी होगी वो सिर्फ मैं खुद तक ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद में जोडी wanders around the forest, scratches his hands in the thorny bushes while searching for the young fawn. उस युवा हिरण के बच्चे को ढूंढने में वो उसको चोटें लग जाती हैं, उसको झाड़ियों से खरोंचें लग जाती हैं, लेकिन वो पूरे जंगल में घूमता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। With great difficulty he finds the fawn in the midst of the dense forest. उस घने जंगल के बीच में बड़ी मुश्किल से उसको वो fawn आखिरकार मिल ही जाता है। मिलवील उसको रास्ते में ड्रॉप करता है क्योंकि उसको वो बहाना बनाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी यहाँ पर घोड़े के पैर जो हैं वो अच्छे से, घोड़ा जो है अच्छे से चल नहीं पाएगा, या घास बहुत ज़्यादा ही कड़क है और बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, मैं यहाँ से पैदल चले जाऊँगा। ये कह कर के वो मिलवील को
वापस भेज देता है और मिलविल उससे ये ज़रूर आश्वासन लेता है कि उसको दिशाएं तो पता है कि नहीं तो पता चले कि वो खो जाए। तो वो ये बात को समाप्त करके जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर उसको बजर्ट्स जैसे पक्षी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है, बहुत सारी झाड़ियाँ, अलग प्रकार की घास, ये सब कुछ वहाँ मिलता है, जिसके बाद वो आखिरकार इतनी मुश्किलों को पार करके उस फॉन को ढूंढ ही लेता है। Thus, Jody is successful in bringing the fawn home as he carries it in his arms and happily feeds some milk to the hungry fawn with his own hands. अब जोडी को क्या है, वो सफलतापूर्वक उसको अपने घर लेके आ जाता है, वो उसे गोदी में लेकर के आता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और अपने हाथों से ही उसको दूध पिलाता है। When he reaches home, he shows the fawn to his parents and they are elated about his successful attempt in saving the young fawn from starvation. जब वो अपने माता और पिता को वो यंग फॉन दिखाता है, वो हिरण का बच्चा दिखाता है जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत था, तो उसके माता पिता को बहुत ही गर्व महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि उनके बच्चे ने एक बहुत अच्छा काम किया है और एक भूख से तड़पते हुए एक यंग हिरण के बच्चे को बचाकर अपने घर लेकर आ गया है। तो क्योंकि जोडी यहाँ पर सफलतापूर्वक उसको लेकर आ पाया था, तो उसकी खुशी जो थी वो कुछ अलग ही थी, उसका कोई माप नहीं था। वो उसके साथ आगे आगे पीछे पीछे चल रहा था, उसको गोदी में ले रहा था, उसके साथ दौड़ भाग कर रहा था और वो जो फॉन था वो भी पूर्णतः इस पर निर्भर हो चुका था, जोडी का अच्छा दोस्त बन चुका था और उसके माता पिता भी उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बच्चे की इस आदत पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं और जिस गुण का प्रदर्शन उसने किया है। तो इस कहानी से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि दिस इज जोडीज फॉर्म हाईलाइट्स वैल्यूज सच एज कंपैशन, केयर, जस्टिस, कंसर्न ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स एनिमल्स। ये कुछ गुण हैं जो हमको यहाँ से सीखने मिलते हैं। कंपैशन मतलब अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, केयर करना, किसी का ध्यान रखना, जस्टिस मतलब न्याय, जैसे कि अगर हमने उस मादा हिरण के साथ गलत किया था, उसके साथ उसे मार दिया था, तो हमें उसकी जो जिम्मेदारी थी वो अब हमारी जिम्मेदारी हो जानी चाहिए। और इंसानों का जानवरों के प्रति जो दया भाव और प्रेम है वो भी हमें इस कहानी से सीखने मिलता है। इट ऑल्सो टीचेज अस दैट ट्रू कंपैशन इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग others misery but extending a helping hand to relieve their pain. वो हमें ये भी सिखाता है कि अपने बारे में कम सोच के दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने का या कंपैशन का या किसी के लिए कुछ करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनके दुख को समझ रहे हैं, उनके दुख को बांट पा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी मदद करना और जितना हो सके उनके लिए उनके लिए एक मदद का हाथ बढ़ाना हमारे लिए सही होता है, ज़रूरी होता है। तो ये था हमारी इस पूरी कहानी का निष्कर्ष कि हमें इससे कितनी सारी गुण सीखने के लिए मिलती हैं, हम कितनी सारी अच्छी आदतें सीख सकते हैं। जानवरों के प्रति दया भाव या प्रेम भाव सीखना बहुत ज़रूरी होता है और ज़रूरी नहीं कि हम किसी का दुख समझ सकें या उससे दो अच्छी बातें कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी की मदद भी पूर्णतः कर पाएँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी कहानी दिस इज़ जोडीज फॉर्म, जो कि बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। अब हम पढ़ेंगे इस कहानी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसके लिए आपको उस वीडियो को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। तो जाइए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर टाइप करें magnetbrains.com। ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जिस पे आपको आपका पहले कोर्स सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करना है। कोर्स है सीबीएसई हिंदी मीडियम और क्लास है क्लास 8th। हम सामान्य अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और हमारी बुक है हनी ड्यू। तो आप जाएंगे हनी ड्यू पर, वॉच नाउ के आइकन पर टैप करेंगे और आपके पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें कि सारे यूनिट और उसके दिए गए सारे टॉपिक दिए हुए हैं। जिस भी टॉपिक को आपको देखना है उस वीडियो को वॉच नाउ पर क्लिक करें, वीडियो शुरू हो जाएगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हों और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को जिसको आप इसकी समरी, एक्सप्लेनेशन या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जैसे वीडियोज़ देना चाहते हैं तो उनसे आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए, वो भी सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। तो हमसे जुड़े रहें और तब तक के लिए थैंक यू।